हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म पर डिस्कशन करेंगे कि और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक रे डायग्राम बना ले प्रिज्म का, और फिर हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करते हैं या प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर मैं यहाँ पर प्रिज्म को ड्रॉ करूँ तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, और इसका नाम कर देते हैं पी क्यू आर। हमारा एक यहाँ पर प्रिज्म है, और इस प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम कितना मान लेते हैं, म्यू। और बाहर प्रिज्म के क्या प्रेजेंट है, एयर, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1। इस बात को हम लोग पहले ही मेंशन कर लेते हैं। फिर हम एक रे को यहाँ पर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने एक रे को लाया, यहाँ पर इंसिडेंट कर दिया। जैसे ये इंसिडेंट होगा, इस पॉइंट पर जैसे ही रे पहुंचेगा उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने के लिए हम सबसे पहले वहां पर एक नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। और मान लीजिए ये पहला सरफेस का ये नॉर्मल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n1। ये नॉर्मल को क्या कहेंगे आप, n1। ठीक है, लाइट जैसी रेयर से डेंसर में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ आपका बेंड कर जाएगा। तो ये जाना किधर चाह रहा था आपका, इस डायरेक्शन में। थोड़ा ध्यान से, जाना किधर चाह रहा था, वो सीधा, पर रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या कर गया, आपका बेंड कर गया। जैसे ये बेंड करते हुए इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पर फिर से उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लाइट फिर से मीडियम को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उस पॉइंट पे भी हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल। यहां पे हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। फिर लाइट जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट का पाथ रहेगा किसी भी प्रिज्म के अंदर। अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कितने डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो इसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन कितने डिग्री एंगल पे हुआ, तो इस पॉइंट को कह देते हैं R1। और इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट हुआ है उसे आप किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, R2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। कितने डिग्री एंगल पे ये इमर्ज किया है, मतलब बाहर निकला है, वो एंगल कितना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दैट पॉइंट R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट पॉइंट, एंड एंगल ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए, लाइट जाना तो इस डायरेक्शन में चाह रहा था, पर प्रिज्म के कारण ये यहां बेंड कर गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल सबटेंड होगा यहां पे, इसी एंगल को आप कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसके बाद ये जो एंगल यहां सबटेंड हुआ है ये आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाएगा, जिसे आप कैपिटल ए से आप यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा रे डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो चलिए अब इसमें कुछ नामकरण पहले कर देते हैं। जैसे इस पॉइंट को देते हैं पी क्यू आर हो गया, एस टी यू वी, हमने यहां पे नामकरण इसका कर दिया। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम अपना लगा लेते हैं पहले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल है टोटल, ये आई है। अब देखना, ये एक लाइन गया, एक लाइन इधर आया, तो जितना एंगल इधर सबटेंड होगा उतना ही एंगल आपका टोटल उधर भी होगा। मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा आपका, आई। अब एक बात बताइए, अगर ये R1 है तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये लाइन आपका इमरजेंस वाला हो गया और ये नॉर्मल वाला हो गया। तो जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल टोटल इधर भी होगा। पर ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसे आप कहेंगे E माइनस R2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते।
इस तरीके से आपको ये रे डायग्राम बनकर पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं और फिर म्यू की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, कहते हैं सबसे पहले इस एंगल की बात करिए और इस एंगल की, ये दोनों अपोजिट एंगल है कि नहीं है। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर का होता है। तो हम डायरेक्ट यहां पे बात करते हैं, कहते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए, नाम दीजिएगा PSUT, PSUT। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अपोजिट एंगल क्या है आपका? तो एंगल SPT प्लस एंगल कौन सा? SUT। इन दोनों की वैल्यू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब SPT की जो एंगल है वो कितना है आपका? A प्लस एंगल SUT की जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये टोटल कितना है? राइट एंगल, सॉरी, ये एक ट्राइंगल है आपका और आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? तो आप कहेंगे इसमें 180 डिग्री में आप R1 प्लस R2 को क्या कर दीजिए? सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो कितना रख दें यहाँ पे? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 180। 180 से 180 क्या होगा आपका? कैंसिल। तो आप कहेंगे इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो कहेंगे R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर है। और ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद इसी में एक कंडीशन को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कहते हैं इफ एंगल R1 ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा आपका। अब इसमें हम एक बात को कंसीडर करते हैं, कहते हैं इफ देयर इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन कैसा होगा आपका? मिनिमम होगा। तो आप ध्यान रखिएगा एंगल R1 की वैल्यू एंगल R2 के और एंगल I की वैल्यू एंगल E के क्या होगी आपकी? इक्वल होगी आपकी। ध्यान रखिएगा, ये दो कंडीशन है जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल मेंशन करके रखना है। तो देखिए, अगर R1 R2 के बराबर है तो एक काम कह सकते हैं यहाँ पे R2 की जगह R1 रख सकते हैं। तो बताइए R1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? A/2, क्योंकि R1 प्लस R1 कितना होगा? 2R1, और 2 को डिवीजन में कर दीजिए तो R1 की वैल्यू क्या हो गई? A/2, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट आपने देखा भी होगा कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर का होता है। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कहते हैं इन ट्राइंगल, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, SVT क्या होगा आपका? SVT। इस ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? तो एक ये वाला I माइनस R1 और एक आपका E माइनस R2, ये दो इंटीरियर एंगल है। और उन दोनों इंटीरियर के लिए एक्सटीरियर क्या रहेगा आपका? तो आपका डेल्टा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे एंगल कौन सा? VST प्लस एंगल उधर वाला देखिए VTS इज इक्वल टू डेल्टा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मतलब दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर का होगा आपका। इसके बाद देखिएगा VST का एंगल कितना है आपका? I माइनस R1 प्लस VTS की वैल्यू कितनी है? E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? I प्लस E माइनस
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा। अगर मिनिमम डेविएशन की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है मिनिमम डेविएशन के लिए। तो कहते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर डेविएशन अगर बहुत मिनिमम रखना है आपको, बहुत कम रखना है, तो आपको एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल E, एंगल R1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल R2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए अब यहाँ पे I प्लस E, तो हम E की जगह क्या रख सकते हैं, I माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डेल्टा M। तो एक बात बताइए, I प्लस I कितना हो गया 2I, एक उधर रखिए तो क्या हो गया A प्लस डेल्टा M। तो एक बात बताइए I इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस डेल्टा M बाई 2, और ये आपका I का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इसके बाद आप स्नेल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। स्नेल्स लॉ को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो I और R के बीच में आपका एक रिलेशन आपका ऑब्टेंड हो जाएगा। कहेंगे यहाँ पे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, क्योंकि वहां रिफ्रैक्शन तो दो जगह हो रहा है, तो हम लोग किस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे S। तो कहते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब इंसिडेंस कहां हुआ था, एयर में हुआ था, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उसका रिफ्रैक्शन कहां हुआ है तो उस प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां पे आप इसे ऊपर प्लेस करेंगे। अब एक बात बताइए, तो लिख सकते हैं ना म्यू अपॉन 1 को म्यू लिख सकते हैं साइन, और आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R की जगह क्या लिख सकते हैं साइन A बाई 2। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि वो जो प्रिज्म है आपका उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे।